नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश में लगातार जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में अब प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। बता दें कि कानपुर में वायुसेना के वारंट ऑफिसर में जीका वायरस मिलने के बाद ताज नगरी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ताजमहल पर विशेष स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। खुद सीएमओ ने इसी को लेकर बताया कि कानपुर में सैन्य अफसर में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद आगरा में एहतियातन तैयारियां की गई हैं। अगर कोई दूसरे शहर से यात्रा करके लौटा है या उनके रिश्तेदार आए हैं, उनको तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द है, तो वो हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी जरूर दें। रैपिड रेस्पॉन्स टीम उनकी स्क्रीनिंग कराते हुए नमूना लेकर जांच भी कराएगी। ये बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है। 2 से 7 दिन में लक्षण उभरने लगते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महज 5 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन उससे पहले मायावती की बसपा को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक बसपा के 6 बागी विधायक जल्द ही सपा में शामिल होने वाले हैं। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन विधायकों को सदस्यता दिलाने जा रहे हैं। इन 6 विधायकों में हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी शामिल हैं। और सपा प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। लगातार दूसरी पार्टियों से विधायकों का, नेताओं का सपा में आना शामिल है, क्या माना जाए? देखिए, सबको पता है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। सभी दलों के नेता, चाहे वो बसपा के हों, भाजपा के हों या दूसरे दलों के नेता लगातार आ रहे हैं। वो भी सांसद विधायक जो रहे हैं वो सारे लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि पार्टी कार्यालय पर ऐसा कोई एक आध दिन ही जाता होगा जहां लोग लगातार आ न रहे हों। और सारी पार्टियां सब जानते हैं कि डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होता है। सपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए सभी लोग पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। उनके आने से बहुत अच्छी बात है कि तो वो लोग जुड़ रहे हैं। क्या बसपा डूबता जहाज है? देखिए, निश्चित रूप से अब जिस पार्टी में जहां अपने बोलने की आजादी ना हो, जहां इस तरीके का कोई लोकतंत्र ना हो, इसलिए तो ये लोग छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन पिछली बार तो आपने ही गठबंधन कर लिया था। देखिए, हमारा गठबंधन था, लेकिन पार्टी में जो उनकी स्वतंत्रता है बोलने की, ना बोलने की, जो उनके विधायक हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बसपा में इस तरीके का कोई अधिकार उनको है नहीं। और इसी कारण से जब बसपा की अगर तानाशाही रहेगी, हमारे यहाँ क्या है, माननीय अखिलेश जी अपने पार्टी की तो छोड़ो, लेकिन दूसरे दलों के जो नेता उनकी बात सुनते। जब मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी से लेकर के हर दल के नेता आते थे और वो उनका काम भी करते थे। तो ये माननीय अखिलेश जी का राघवेंद्र दुबे जी, आप कह रहे हैं कि छोटे नेताओं की सुनते हैं, उनके चाचा कहते हैं कि वो उनकी नहीं सुनते। चाचा की नहीं सुनी अखिलेश ने कभी? देखिए, नहीं, किसी चीज पे मतभेद हो सकते हैं कि किसी से सबके ऐसा कोई नहीं रहा। बीजेपी के खुद नेता जो अब तो सत्ता में है बीजेपी, जब समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में थी तो बीजेपी के लगातार विधायक, सांसद उनके क्षेत्र में अगर बिजली की समस्या या किसी रोड की समस्या या और कोई दिक्कत होती थी उसका तुरंत निदान करते थे। इसीलिए लगातार उनके स्वभाव से उनका सबको साथ लेके चलने का जो स्वभाव है माननीय अखिलेश जी का। अगर सबको साथ ले चलने का स्वभाव अखिलेश यादव का है तो शिवपाल यादव तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन कर लें आप? देखिए, तो उन्होंने कहा भी, आपने कहा कि उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं, अखिलेश जी ने कहा भी है कि जसवंत नगर सीट पर हम किसी को नहीं लड़ाएंगे। और एक तरीके से उनको, देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं पार्टी में, किसको लेना नहीं लेना, किससे गठबंधन होना नहीं होना। जहां तक है कि उन्होंने खुद कह दिया कि हमारा कोई विवाद नहीं है और जसवंत नगर सीट पर हम कोई सपा का कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। आप बसपा को डूबता जहाज बता रहे हैं। अगर चुनाव के बाद पूर्ण समर्थन नहीं मिलता तो क्या इस डूबते जहाज का सहारा लेगी सपा? देखिए, पूर्ण बहुमत आ रहा है,
बहुमत से ज्यादा सीटें आ रही समाजवादी पार्टी की, किसी के सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और हमारा जो अनुभव रहा गठबंधन, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, और जो गठबंधन हमने किया था उसका अनुभव ठीक नहीं रहा, और अनुभव ठीक न होने के कारण आगे से ऐसी स्थितियां परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव में ठीक है, आप मान रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार आ रही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बसपा का साथ लेंगे? नहीं, ये मानने की बात ही नहीं है कि क्यों माने। बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन ये बना लिया। लहर तो तब भी चल रही थी जब आप और बसपा साथ थे। ये मान लिया गया था जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ मंच पर थे कि इस बार बीजेपी की सीटें ही नहीं आएंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। देखिए, कई बार क्या हो जाता है, जब हम गठबंधन किसी से करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन बसपा ने वो गठबंधन धर्म नहीं निभाया, उन्होंने वोट नहीं किया। हमने वोट किया तो उनकी सीट बढ़ गई, लोकसभा में उनके 10 सांसद बन गए, लेकिन उन्होंने इधर वोट नहीं किया। उन्होंने गठबंधन के साथ जो हमारा अनुभव रहा वो ठीक नहीं रहा। अब अनुभव ठीक नहीं रहा, इसीलिए हम गठबंधन की तरफ बिल्कुल नहीं। अच्छा राघवेंद्र दुबे जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब दूसरे नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, जब वो दूसरी पार्टी में होते हैं, तब ये ऐसे नेता हैं, ये ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं, और जैसे आप लोग भी बीजेपी के लिए कहते हैं कि जो बीजेपी में आता है उसका दामन पाक साफ हो जाता है। अब बसपा पर आप तमाम आरोप लगाते रहते हैं, बसपा के 6 बागी विधायक आपके यहाँ शामिल हो जाएंगे तो इनका भी दामन पाक साफ हो जाएगा। देखिए, उसमें दामन पाक साहब ना तो कोई उसमें भ्रष्ट आ रहा, ना कोई इस तरीके से कोई आ रहा कि नहीं उसके ऊपर कोई यहाँ पर भ्रष्ट की बात नहीं है राघवेंद्र जी। कहने का मतलब ये है कि जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, तमाम तरीके के आरोप है, और अपनी पार्टी में आते ही वो बिल्कुल व्हाइट कॉलर हो जाते हैं। ये ज्यादातर जो काम किया हमने पार्टी पे आरोप लगा गए, ये पार्टी फलानी पार्टी उसकी विचारधारा इस तरीके की है। लेकिन बीजेपी के लोग तो लगातार जिनको करते हैं कांग्रेस को कोसते रहे। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जितने लोकसभा में सांसद होंगे उसमें 75 से 80% तो कांग्रेस से आए हुए लोग ही इसमें बन गए हैं। तो ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। हमारी समाजवादी पार्टी का तो अपना खुद जनाधार है, मजबूत संगठन है, शुरू से ही है। यह कि और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे संगठन और मजबूत होगा, पार्टी और मजबूत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, और ये वक्त बताएगा कि जरूरत पड़ती है किसी की या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृषि कानून के विरोध में आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल होंगे। किसान की महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे, और इस महापंचायत में करीब 1.5 लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि अमरोहा के जोया मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें राकेश टिकैत के अलावा कई बड़े किसान नेता भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पहले ये महापंचायत 17 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से सभा स्थल पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से इसे रद्द करना पड़ा था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मामले पर एसपी पूनम ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा एक कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन किया, तो वहीं कनक भवन में जाकर मत्था टेका। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के हर वादे को विफल बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब तस्कर, कोयला माफिया और रेत माफियाओं का बोलबाला है। वो बोले कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी सरकार फिर से वापसी करेगी। आर्य समाज के संस्थापक और भारत के महान चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती की आज पुण्यतिथि है। देश भर के तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज की सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की खूब आलोचना की और उनको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने जन्म से मिलने वाली जाति का विरोध किया और कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण की बात कही। दयानंद दलितोद्धार के पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया था। उन्होंने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की थी। अपने
इन्हीं कामों की वजह से लोग उन्हें सन्यासी योद्धा कहते हैं। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी अरविंद मनन भी रहेंगे। बैठक के बाद सीएम नगर निगम परिसर में आयोजित विकास दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं और देर शाम वो लखनऊ लौट सकते हैं। आपको बता दें कि आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव को लेकर मंत्रियों को जीत का मंत्र देंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई मंत्री, संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और स्थानीय संपादक विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु मोहन, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में है? किस वक्त वो वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ रहेगा उनका कार्यक्रम? किन मुद्दों पर चर्चा होगी? हाँ जी, आज गोरखपुर के मंडल प्रभारियों के साथ उनको बैठक करनी है योगी आदित्यनाथ को, और अन्य नेताओं से भी वो वहां मुलाकात करेंगे। उनके साथ राधा मोहन सिंह जी और स्वतंत्र देव जी ये वहां पर मौजूद रहेंगे। आज वहां से ये चुनाव को लेकर तमाम तरीके के निर्देश देंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह आगे कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या ये कल आज शाम को ही लखनऊ वापस लौट जाएंगे और कुछ भी कार्यक्रम गोरखपुर में रहने वाला है? अभी तक तो ये जानकारी है कि गोरखपुर वो कल तक प्रवास करेंगे। अच्छा, अभी शायद बैठक हैं वहाँ पे, उसका कार्यक्रम वो जारी होगा, पार्टी जारी करेगी उसकी। लेकिन जो अभी जानकारी आई है वो यही है कि वो आज बैठक करने के साथ कल भी कुछ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी और एमपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने 5.5 लाख के नामी डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ की टीम से चित्रकूट में माधा के पास जंगल में गिरोह से मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात गौरी यादव मारा गया। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। गिरोह के और सदस्य जंगल की तरफ भाग निकले, लेकिन गौरी को कई गोलियां लगी, जिससे वो मारा गया। यूपी एसटीएफ को मौके से एक AK-47 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस मिले। गिरोह को और सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस अफसरों के साथ कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीमें जंगल में कॉम्बिंग कर रही हैं।
लखनऊ में शुक्रवार रात 2 घंटे में हुई 2 हत्याओं ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। हसनगंज थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार की शादी समारोह में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं काकोरी के मल्हा गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी की बांके से गला काटकर हत्या कर दी। खास बात यह है कि जिस वक्त ये हत्याएं हुई, गृह मंत्री अमित शाह शहर में थे। पूरा शहर हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर था। हसनगंज के मदेगंज स्थित बप्पा मैरिज लॉन में दावत खाने गए तौफीक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में खाने के दौरान 5 युवकों से उसका विवाद हुआ था। अचानक चाकूबाजी से भगदड़ मच गई। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथियों की पुलिस को तलाश है। मृतक आरोपियों से पहले से परिचित था, उनके बीच पुराना विवाद था। उधर काकोरी के मल्हा गांव में नशे में धुत एक व्यक्ति पत्नी की हत्या कर भाग निकला। यहां मामूली विवाद के बाद ही पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।